वेलकम बैक लर्नर्स। तो इस वीडियो में वी विल सी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम ऐसे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे इस वीडियो में जो इंडियन लॉ में नहीं है बट ब्रिटिश लॉ के अंदर, इंग्लिश लॉ के अंदर अभी भी पाए जाते हैं। और बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश लॉ, आप देख सकते हैं ये 1872 में ये एक्ट बना था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उस समय वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ये तभी का एक्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ है विद सर्टेन अमेंडमेंट्स एंड सर्टेन एडेंडम्स टू इट। So that's the reason there will be certain contracts in this act that will not be applicable in India, but I will still explain them to you in case आपको कोई भी इसके मन में डाउट होता हो तो। So जो बेसिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिडिटी के अंदर तीन टाइप्स आते हैं: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तीनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट विच हैज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो जो आपने सेक्शन 2H के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट की, अगर एक एग्रीमेंट के अंदर सारे के सारे एसेंशियल्स मौजूद है, सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद है जिससे वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है, तो इट इज अ नॉर्मल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो सेक्शन 2H में जो डेफिनेशन है दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये कंप्लीटली वॉइड नहीं है, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं है, और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंप्लीटली वैलिड है। इसमें कुछ खामियां हैं। वो खामियों को अगर हम इसको अगर टेक केयर कर सकते हैं, वी कैन इंप्रूव ऑन दोज शॉर्ट कमिंग्स, देन इट कैन बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो ये अभी शक के दायरे में, लिम्बो में है, अभी तक ये बीच में घूम रहा है, ना ये वैलिड है ना ये वॉइड है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पहले हम डेफिनेशन से समझ लें। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर बाकी एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, मतलब किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और दी अदर्स, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ी सी घुमावदार डेफिनेशन है, तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बोल रहा है कि कोई एग्रीमेंट जिसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स है, इट कैन बी एनफोर्स बाय लॉ, बट किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे, किसी एक पार्टी की इच्छा से ये एग्रीमेंट वॉइडेबल से वैलिड बन सकता है। बट उसी समय दूसरी पार्टी का इसके अंदर कोई दबाव या कोई रोल नहीं होना चाहिए, देन इट कैन बी अ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली कब बनते हैं? जब आपकी जो कंसेंट है, कंसेंट के अंदर ही सबसे बड़ा इसका क्वेश्चन आता है वॉइडेबल का। तो जो आपकी कंसेंट है, फ्री कंसेंट हम लोगों ने जैसे देखा था, और आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। बट अगर आप किसी भी एक पार्टी की कंसेंट, कोअर्शन, कोअर्शन मतलब धमकी देना, थ्रेट देना। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अननेसेसरी दबाव बनाना, कि कोई बॉस अपने एम्प्लॉय के ऊपर दबाव बनाए, तो या कोई टीचर अपने स्टूडेंट पे दबाव बनाए, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से, या फिर फ्रॉड करके, उसको धोखा देके, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी है, मैं आपको बेचने के टाइम बोलता हूं कि मेरी गाड़ी 4 साल पुरानी, सो दिस इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। जहां पे गाड़ी है बट मैंने आपको उसकी एज गलत बताई है। तो ये अगर एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट में, और इससे क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। चलिए मैं आपको कोर्जन का एग्जांपल समझाता हूं, मुझे बहुत बड़ा मजा आता है ये एग्जांपल हर बार समझाने में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूं, उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के, कि मैं उसको बोलता हूं कि भाई तुझे मुझे अपना घर 5 करोड़ रुपए में बेचना है, यू विल हैव टू सेल मी योर हाउस इन 5 करोड़ रुपीज, और मैं उससे सेल डीड पे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेता हूं। अब ये जो मैंने उसके कनपट्टी पे बंदूक रखी है, तो मैंने जो उसकी कोवर्शन, सॉरी, जो उसकी कंसेंट ली है, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। उसने मौत के दबाव से, कि भाई मुझे गोली नहीं पड़ जाए, उसके दबाव से उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, उसने सेल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। तो अगर वो कोर्ट में जाके ये बात प्रूव कर देता है कि मेरे ऊपर इस व्यक्ति ने, अनुज ने, मेरे कनपट्टी पे बंदूक रखी थी, इसी के लिए मैंने इस करार को साइन किया है, अदरवाइज मेरी मंशा नहीं थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल से वॉइड हो जाए, इट विल बिकम वॉइड। वहीं पे वहीं पे अगर वो व्यक्ति सोचता है ठीक है यार, ये मेरे घर की कीमत तो 5 करोड़ रुपए है भी नहीं, मेरा घर तो मुश्किल से 3 साढ़े 3 करोड़ का घर है, ये भाई ने, अभी इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने मेरे
कनपट्टी पे बंदूक रख दी है कि जबरदस्ती मुझे घर बेचो, तो ले लेते हो, बेच देते हो। तो भले उन्होंने उस समय कॉन्ट्रैक्ट अगर जो साइन किया है, उन्होंने दबाव के अंदर साइन कर दिया, बाद में मार्केट में जाके पूछते हैं कि घर की वैल्यू कितनी है, तो उनको लगता है अरे यार ये तो 3.5-4 करोड़ का ही घर है, सामने 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, दे देते, भले ठीक है, थोड़ा सा जो बंदूक बंदूक का सीन हुआ उसको मैं भूल जाता हूँ। तो वो जाके बोलता है कि ठीक है, मुझे अब ये कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई भले उस समय मेरे मेरे से जो कंसेंट लिया गया वो कोर्शन में लिया गया, बट मैं उसको लेट गो करता हूं, मैं उसको वेव करता हूं, एंड आई वांट दिस टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे जिस व्यक्ति को, मतलब मैंने जो जिसने बंदूक रखी थी, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। मैं ये बोल नहीं सकता हूं कि नहीं अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, बिकॉज कोर्शन तो मैंने किया था। सो आई डू नॉट हैव दिस डिफेंस। तो जिसने कोर्शन दिया है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल को अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, मैंने उस समय बंदूक रखी कनपट्टी पे, बट बाद में मुझे पता चला कि यार ये घर की कीमत तो 5 करोड़ है भी नहीं, मैंने बिना मतलब के लिए ये सब कर दिया, इतना सीन बना दिया, और मैं फिर बोलता हूँ कि नहीं नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता, ये तो कोर्जन, जो ये कंसेंट जो थी वो आउट ऑफ कोर्जन थी। तो ये मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब यही है, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टीज। सो दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन। एक और आपको इसका एग्जांपल समझा देता हूँ सो दैट यू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, कि चलिए इतना ड्रास्टिक बंदूक गोलियां ये सबको साइड में रख देते हैं, अपने को मिर्जापुर मिर्जापुर नहीं खेलना है, थोड़ा सा एक सिविल तरीके से बात करते हैं। तो वही मेरी गाड़ी वाला एग्जांपल, कि अगर आप मेरे पास मेरी कार खरीदने आते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी 4 साल पुरानी है। आप बाद में जब रिकॉर्ड्स निकालते हैं, आरटीओ से जब चेक करते हैं, तो आप देखते हैं कि मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी नहीं है। आप मुझे बोलते हैं कि भाई ये तो आपने गलत मुझे बोला है, यू हैव मिसरिप्रेजेंटेड द फैक्ट्स टू मी। बट आप देखते हैं कि गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं, कोई गाड़ी में एज सच कोई फॉल्ट नहीं है, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, आई विल नॉट माइंड दिस, आई विल एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट, जो कीमत हमने नक्की की थी उसी पे मैं इसको करने को तैयार। तो इधर ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि जो कीमत नक्की की थी, अगर आप कीमत चेंज करने की बात करते हो तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वो हम ऑफर और प्रपोजल के दौरान समझेंगे। इसलिए अंडरलाइंग वर्ड ये है कि हमने जो कीमत नक्की की थी उसी कीमत पे कर लेते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा गाड़ी के अंदर ऐसा कोई नुकसान नहीं है। वहीं पे अगर आप बोलते हैं कि नहीं यार आपने मुझे 4 साल बोला था, और ये गाड़ी एक्चुअली में तो 5 साल पुरानी और मुझे मंजूर नहीं, बिकॉज अभी आप जो कीमत मुझसे चार्ज कर रहे हैं ये कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, आपको मुझे 20-30 हजार रुपए कम करके देनी पड़ेगी, तो मैं बोलता हूँ नहीं यार हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो उस केस में जो कंसेंट थी इट वॉज अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट योर ऑप्शन। सो यू विल से नो, आई विल मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, मुझे नहीं खरीदनी है गाड़ी इस कीमत पे, कम कीमत पे बेचना चाहते हो तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाए। सो दीज आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे एक पार्टी का ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देने का या फिर वैलिड बनाने का, दोनों ऑप्शन एक ही पार्टी के पास होते हैं। थर्ड जो टाइप होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो वैलिड है ही नहीं, उसको आप लागू कर ही नहीं सकते हो, चाहे वो एक पार्टी की मर्जी से, दो पार्टी की मर्जी से, सबकी मर्जी से, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता, इट इज वॉइड। अब उसके कई सर्कमस्टांसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड होने के अंदर। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर से एक चीज निकल के आएगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, इसमें तो आप बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड होने में दो कंडीशंस हो सकती है। एक होता है वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो मतलब सिरे से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। आप माइनर के साथ 18 साल से नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो वो नॉट, इट इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पार्टी, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप कोई किसी के साथ मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इट इज वॉइड एब इनिशियो, बिकॉज जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नॉट लीगल। बट कई केसेस में हो सकता है जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हो उस समय सारी चीजें वैलिड है, एवरीथिंग इज वैलिड, बट समय की किसी भी रीजन के कारण, बिकॉज एनी रीजन, देयर मेनी रीजंस, आई विल एक्सप्लेन यू वन और टू रीजंस ओनली, किसी भी रीजन के कारण अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, तो जिस समय से, जिस वक्त से वो वॉइड होना शुरू होता है उस समय से इट बिकम्स वॉइड। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेट में हैं, उस स्टेट के अंदर नॉर्मल आमतौर पे लिकर खरीद बेच करना या सिगरेट्स की खरीद बेच करना
सरकार ने मना नहीं किया है, इट इज अ वैलिड थिंग, यू कैन बाय एंड सेल सिगरेट्स इन दैट स्टेट। अचानक से स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड करती है कि आने वाली 1 तारीख से इस स्टेट के अंदर सिगरेट की खरीद बेच बैंड है, मना है, इट इज अगेंस्ट द लॉ। तो क्या हुआ, उससे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के बीच में होंगे 1 तारीख से पहले, वो सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है। बट 1 तारीख के बाद से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे दे बिकम्स वॉइड, बिकॉज इट हैज बिकम वॉइड बिकॉज ऑफ द लीगल प्रॉब्लम। उसके अंदर इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय द लॉ, सो इट विल बिकम वॉइड ऑन द डेट व्हेन इट बिकम्स टू बी वॉइड, मतलब जिस दिन से उसका लीगल एनफोर्सेबल होना नामुमकिन हो जाएगा, उस दिन से इट विल बिकम वॉइड। सो ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिया। एक और इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल जो हम सबको ही पता है, हम सबको जिसने लाइफ में अफेक्ट किया है, 8 नवंबर 2016, ये तारीख आपको 100% याद होगी। वहां पे रात को 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आके बताया था कि रात के 12 बजे से 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं। तो उस दिन से पहले, या उस दिन रात को 8 नवंबर 2016 को रात को 11:58 11:59 पीएम तक अगर मैंने किसी को भी 500 का नोट दिया, 1000 का नोट दिया है, तो इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट 8 नवंबर सॉरी या 9 नवंबर 2016 को रात को 12:01 से, सुबह को 12:01 से अगर मैं किसी टैक्सी वाले को या रिक्शा वाले को 500 का नोट देता हूं, तो कानून की डेफिनेशन में इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो आप बोल सकते हैं कि ठीक है वो बैंक में जमा करा सकता था, 2.5 लाख की लिमिट थी, ये थी वो थी, बट कानून की भाषा में इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सो दैट इज व्हाई इट दिस इज हाउ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम वॉइड इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। सो या तो शुरू से ही वॉइड होता है, जिसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, या वॉइड हो जाता है। ये वॉइड हो जाने वाला फंडा जो है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वॉइडेबल। वॉइडेबल के अंदर इट इज, आप इसके अंदर एक ए वर्ड लगा सकते हैं। सो वॉइडेबल को आप आगे लगाओ तो इट इज अवॉइडेबल, यू कैन अवॉइड दैट कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन गो अहेड विद दैट। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट इज अवॉइड, इट इज वॉइड एप इनिशियो कंप्लीटली। नाउ a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. A contract may be originally valid when entered into, but subsequently due to change in circumstances it may become void. मैं आपको ऑलरेडी ये बात समझा चुका हूँ। इसके कुछ एग्जाम्पल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल जो मैंने पढ़ा था जब मैं लॉ स्कूल में था, कि आप और मैं सड़क पे हम लोग मिलते एक दूसरे के साथ, आप मुझे बोलते यार मैंने आपका एक रेस हॉर्स देखा था, वो रेस हॉर्स मुझे बड़ा अच्छा लगा, कैन आई बाय दैट हॉर्स फ्रॉम यू फॉर 1 लाख रुपीज? आई विल से श्योर, यू, आई नो प्रॉब्लम, आई मीन लाइक दैट्स अ गुड। तो हम लोग वहीं पे खड़े खड़े, ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रिमेंबर दैट। सो हम लोग एडल्ट्स है, मेजर पार्टीज है, हमारे बीच में फ्री कंसेंट है, कंसिडरेशन डिसाइड हो गया। पर जैसे ही हम लोग मेरे घर पे जाते हैं, हम देखते हैं कि वो हॉर्स डेड है, वो हॉर्स मर चुका है। तो नाउ देर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, द कॉन्ट्रैक्ट नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अगर आपको याद हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाज वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ एसेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू एग्जीक्यूट दैट कॉन्ट्रैक्ट। मरा हुआ घोड़ा लेके आप क्या करोगे? बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम मेरा इंटेंशन था आपको चीट करने का, ना आपका इंटेंशन था कि डिसीव होने का, इट वॉज अ जेन्युइन मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, तो इसी के लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। या फिर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट बिकम्स अनलॉफुल, मैंने आपको जैसे प्रोहिबिशन का एग्जांपल दिया, या सिगरेट बैन का एग्जांपल दिया, या नोट, अगर नोट है बिकॉज करेंसी इज अ लीगल टेंडर, अगर करेंसी नोट्स ही अगर आपके वॉइड हो गए तो आप क्या करोगे? कोई एग्रीमेंट विच इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। फिर ये जो एक्सप्रेसिवली जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉ ने डिफाइन किया हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड नहीं है, कौन से? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग एंड एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर। तो ये सब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एक और जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे सामने, दैट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ना अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में बाकी सब चीजें ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, इज कॉल्ड एन अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वॉइड और वॉइडेबल। बहुत सिंपल है, अगर आपने और मैंने एक हमारे बीच में एक सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है, प्रॉपर्टी की खरीद बेच का कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट गलती से हम दोनों में से एक जने ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा टेक्निकल एरर है, तो हम लोग साइन करके इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या हमने स्टैम्प रजिस्ट्रार में अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर नहीं किया है,
तो हमको कुछ नहीं करना है, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है और इसको रजिस्टर कर देना है, देन इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो इट इज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो ये थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. सो वैलिडिटी के अंदर हमने जैसे देखा कि क्या वैलिड है, वॉइडेबल है, वॉइड है, अनएनफोर्सेबल है, उसी तरह से परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दैट हाउ दे आर परफॉर्म्ड और हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म. सो सबसे पहले इसमें आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और कुछ नहीं, इट इज सिंपल, जो आपके सेक्शन 2H में आता है. एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन. ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि वही हॉर्स वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपना हॉर्स 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, आपने बोला ठीक है, आपको मंजूर है. सो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंसीडरेशन सब कुछ इसके अंदर डिसाइड हो जाता है. हम लोग घर जाते हैं, घर जाने के बाद मैं अपना हॉर्स आपको हैंड ओवर कर देता हूं और आप मुझे 1 लाख रुपए कैश या 1 लाख रुपए चेक से मुझे पकड़ा देते हैं. सो इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन. हमारी अपनी अपनी जो भी जिम्मेदारियां थी, हमने वो सब जिम्मेदारियां पूरी कर दी. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बात स्पेसिफाई करता है कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इवन व्हेन वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी ने भी अगर अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, दो द अदर पार्टी स्टिल अंडर एन आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस. चलिए एक एग्जांपल से, ये हॉर्स वाले एग्जांपल से ही समझाता हूँ कि हम लोग मार्केट में खड़े थे. मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपना घोड़ा 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, आप बोलते हैं ठीक है, मैं आपका घोड़ा 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ. तो हम लोगों के बीच में नक्की हो गया. आप मुझे वहीं के वहीं खड़े होके 1 लाख रुपए कैश या 1 लाख रुपए का चेक दे देते हैं. तो जैसे ही ये चीज हुई, it became an executed contract because it had all the essential elements and you have fulfilled your obligation towards me. अब मैं आपको बोलता हूं कि चलिए घर पे चलते हैं, घर पे चल के मैं आपको घोड़ा दे देता हूं, या फिर मैं बोलता हूं कि ठीक है, मैं कल घोड़े को थोड़ा सा नहला धुला के उसको एकदम चमका के उसके बाल में कंगी वंगी करके आपके पास पहुंचा देता हूं. तो मेरी ऑब्लिगेशन अभी भी पेंडिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे. कल को मैं मुकर जाऊं तो कानून ये देखेगा कि भाई दोनों में से एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, इट इज नाउ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी पार्टी को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी. ठीक है. सेकंड जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, उसका विपरीत जो हमने पहले बात की, वेयर नीदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज परफॉर्म्ड हिज शेयर ऑफ द ऑब्लिगेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी. मतलब कि हम लोगों ने सिर्फ अभी बात की है, हम लोगों ने सब डिसाइड कर लिया, इट इज एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट दैट वी वांट टू बाय एंड सेल द हॉर्स. So you will give me the money tomorrow and I will hand over the horse to you tomorrow. So it is an executory contract. Future contract भी आप इसको बोल सकते हैं, बट इसको टेक्निकली executory contract बोला जाता है, जहां पे हम दोनों ने अभी तक अपना अपना काम पूरा नहीं किया हुआ है. अगर आप किसी आर्किटेक्ट को बोलते हैं, हायर करते हैं कि मेरा घर का डिजाइन बना के दो या मेरे घर का आप स्ट्रक्चरल वो जो भी लेआउट है बना के दो, इन दैट केस हम दोनों ने, मतलब वो मेरा डिजाइन मुझे बना के देगा और उसके बाद मैं उसको पेमेंट करूंगा, तो इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट जो कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन. कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हम ये बात देखेंगे, ये बात को समझेंगे. सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगेन दिस इज द बेसिक, जहां पे आप वेयर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स है, कंडीशंस है, आप क्लियर कट मुंह से बोल के या फिर कागज पे लिख के, रिटन और स्पोकन बोल के आप करके अगर इसको बनाते हो, तो इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर वही घोड़ा ही बेचते हैं चलिए, तो अगर हम लोग सिर्फ मौखिक तौर पे अगर एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं कि भाई मैं आपको अपना घोड़ा 1 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूं, और आप बोलते हैं मैं अपना आपका घोड़ा 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं, तो ये ओरल एग्रीमेंट हो गया, एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेयर वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर टर्म्स, हम लोगों ने क्लियर कट अपना इंटेंशन बताया है. उसी समय अगर आप बोलते हैं कि साहब एक काम कीजिए, कागज का टुकड़ा लीजिए, इस बात को हम कागज पे लिख के दोनों जने साइन कर देते हैं, तो इट बिकेम अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ इसका तीसरा भी क्या पहलू हो सकता है कि हम लोग मिलते नहीं है, हम राह चलते हुए मिलते नहीं है. आप रहते हैं अहमदाबाद में, मैं रहता हूँ गांधीधाम में, मैं आपको एक चिट्ठी लिखता हूँ, मैं चिट्ठी लिख के आपको बोलता हूँ कि मैं आपको अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, आप मुझे रिटर्न चिट्ठी से जवाब देते हैं कि ठीक है, मुझे ये बात मंजूर है, तो इट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वी हैव नॉट स्पोकन, बट बिकॉज ये बात कागज पे है, तो इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट.
ईमेल भी इसमें काउंट होती है। जो मेरे बहुत स्मार्ट लर्नर्स है वो ये नहीं बोले कि सर ईमेल किया तो क्या होगा, वो भी रिटर्न बात है। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। इसका बहुत मेरा फेवरेट एग्जांपल है जो आपके सामने रखा हुआ है कि एक बस जा रही है, डीटीसी की एक बस दिल्ली में घूम रही है, और मुझे एक जगह से दूसरी जगह दिल्ली में अगर जाना है, तो अगर मैं उस बस के ऊपर बैठ जाता हूँ, तो मेरे और कंडक्टर के बीच में कहीं पे भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ना ही मैंने बस में चढ़ने से पहले उसको बोला कि भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा अगर आप मुझे इधर से इधर ले जाएंगे। बस चल रही थी, बस बस स्टॉप पे आके खड़ी हुई, मैं जाके उस पर बैठ गया, कंडक्टर मेरे पास आया, बोलता है कि साहब टिकट 50 रुपए, ये करके। मैं बोला भाई किस बात की टिकट? बोले साहब मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपके स्टॉप तक, आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा हूँ, तो उसके पैसे तो दीजिए। मैं बोला भाई मैंने तेरे से कहा कुछ एक्सप्रेस किया कि मुझे कहीं जाना है या मुझे लेके जा, ना ही मैंने तेरे से टिकट की प्राइस नेगोशिएट की। सो वो बोलेगा साहब अगर आप बस में बैठे हो, इट इज इम्प्लाइड दैट आई विल टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर एंड यू विल पे मी द फेयर। इसमें एक सवाल पूछोगे साहब पर इसमें प्राइस तो नक्की नहीं हुई ना दोनों पार्टीज में? प्राइस नक्की होती है, कैसे नक्की होती है कि दैट प्राइस इज ऑलरेडी प्रिंटेड ऑन दी बस डिपो या गजेट या वट एवर वे ये होता है कि टिकट प्राइस इज देयर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड नो दैट प्राइस। मैंने पहले सबसे पहले बोला था इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजात। तो आपको टिकट की प्राइस पता होनी चाहिए, वो कंडक्टर का लुकआउट नहीं। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप नौ आमतौर पे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहां जाके आप ऐसे नहीं एकदम फॉर्मल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ओ डियर वेटर आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई विलिंगनेस टू बाय प्लेट ऑफ समोसा फ्रॉम यू फॉर सो एंड सो कंसिडरेशन। ऐसी बातें नहीं होती, आपको थोड़ा सा बेवकूफ समझेंगे। उसकी जगह पे आप सीधा सीधा ये जाके अगर आप टेबल पे बैठते हैं, वेटर आके पानी भरता है, पानी भरने के बाद आपको मेन्यू पकड़ाता है, मेन्यू पकड़ाने के बाद वो आके बोलेगा सर क्या व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। तो यहाँ पे अपने आप इट इज एन इम्प्लाइड थिंग कि अगर आप रेस्टोरेंट में आए हो, एक सराय में आए हो, तो आप कुछ खा पी के जाएंगे, तो इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन जो थर्ड है दैट इज कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसके ऊपर इनफैक्ट हम पूरा एक आगे टॉपिक ही पढ़ने वाले कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कॉसाई का मतलब होता है स्पेशल, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। मतलब कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर नॉट स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी भी पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं है, बट इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन विच इज इम्पोज्ड ऑन द पार्टी हु इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट। इसको मैंने जैसे कहा कि हम आगे इस कोर्स के अंदर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बिकॉज आप ये नहीं सोचे कि क्या है ग्रम्पी प्रोफेसर ने तुमको यूं ही लटका दिया। तो आपको कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट का मेरे को जो सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है कि अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, एक बाइक वाला आता है या एक कार वाला आता है, मुझे टक्कर मार के चला जाता है और मैं सड़क पे गिर जाता हूँ, तो मेरा सर पे पत्थर लगता है, मुझे खून बह रहा है। आप वहां से बाजू बगल से गुजर रहे, सॉरी अबाउट दैट, आप बगल से गुजर रहे हैं, यू आर अ गुड समैरिटन, आप एक अच्छे सिटीजन है, फटाफट मुझे उठा के एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहां जाके आप मेरा ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर को जो भी फीस है आप पूरा फॉर्म वॉर्म मेरा भर देते हैं, उसको जो भी एडमिशन चार्जेस है, आप एक भले आदमी है, आप भले लेडी है, आप अपनी जेब से भर देते हैं कि चलिए ठीक है, बिना मतलब इलाज के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो, यू पे दैट आउट ऑफ योर पॉकेट एंड मेरा इलाज चलता है। 7 दिन बाद मैं एकदम ठीक हो जाता हूँ, होश में आता हूँ, मैं एकदम ठीक हो जाता हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम अबाउट टू बी डिस्चार्ज। आप मेरे पास आते हैं, बोलते हैं अनुज देखिए आपके पास पैसे की कोई कमी लगती नहीं, यू आर कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, आपके इलाज के पीछे मैंने 25-30 हजार रुपए खर्चा किया है, सो कैन यू पे दैट बैक टू मी? मैं बोलूंगा कि मैडम मैंने तो आपको नहीं बोला था कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाए, आप अपनी मर्जी से लेके गए, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, मैं आपको क्यों 25 हजार रुपए दूं? ऊपर से मेरे को नहीं देना हो तो अमीन मरने देते, मैंने आपको कहां बोला, मैं तो जानबूझ के जा रहा था रोड के ऊपर। तो वहां पे यू कैन अप्रोच द कोर्ट एंड यू कैन से कि भाई मैंने इंसानियत के नाते किसी इंसान की मदद की, नाउ आई शुड बी रीएम्बर्स्ड फॉर दिस, मेरे को इसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो वहां पे कोर्ट मुझे ऑर्डर करेगा कि भाई साहब ऐसी हरकतें मत कीजिए, समाज के अंदर अच्छा ही रहने दीजिए, इन मैडम को, इन मोहतरमा को, इन सर को, इन साहब को 25 हजार रुपए लौटा दीजिए। सो इट इज अ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ ने इम्पोज किया है दोनों पार्टीज के ऊपर। सो दिस इज अ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। Then there are few other types of contract. One of them is a contingent contract. A contingent contract ये होता है जहाँ पे कंडीशन के ऊपर बेस्ड है।
कि भाई कुछ अगर फ्यूचर में होगा या नहीं होगा तो उसके बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया वो ये है, ए अगर बी को कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा अगर तेरा हाउस बर्न हो जाता है, तो ये इलीगल एग्जाम्पल नहीं है। बेसिकली फायर इंश्योरेंस का यही फंडा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि इन केस मेरा घर जल जाता है, इन केस अगर मेरे घर पे आग लगती है, तो वो मेरे को उसके बदले में दे विल कंपनसेट मी। So this is what contingent contract means. Insurance contracts are more or less contingent contracts, first of all. इसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भारत के अंदर अभी लागू नहीं होते, बट देवर नेवरदलेस अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग ब्रिटिश रूल में थे। सो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपको जस्ट इनका नाम पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड ये होता है जो कोर्ट की जजमेंट के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को जैसे कौसाई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमने देखा था, इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट अपने जजमेंट के थ्रू बनाता है। सेकंड इज अ स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट। अ स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन राइटिंग, साइंड, सील्ड एंड डिलीवर बाय पार्टीज, जहां पे दोनों पार्टीज एक दूसरे को राइटिंग के अंदर कोई चीज अगर लिख के देते हैं और अपनी अपनी सील, सील मतलब आपने देखा होगा स्टैंप हुआ, या फिर वो पुराने जमाने में जैसे लाल कलर की मोम गिरा के उसके ऊपर सब अपनी लोहे से सील एम्बॉस करते थे, तो ये होता था। इट वाज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसीडरेशन जरूरी नहीं होता था। मतलब कि अगर हम एक दूसरे को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा सामने सील करके साइन करके अगर दे देते तो इट वुड बी अ स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट। बट जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो इसीलिए इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंग्लिश लॉ। इंडियन लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की कोई जगह जगह नहीं है। तीसरा जो टाइप है दैट इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज द वन विच इज नॉट अंडर सील। मतलब वही जो हम लोगों ने स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट देखा, उसके अंदर कोई सील नहीं है। तो फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड हुआ, या कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके अंदर किसी ने कोई साइन सील नहीं किया हुआ है, तो इट इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर इंग्लिश लॉ। इंडियन लॉ ये तीन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बिकॉज हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन को मानते ही नहीं। लास्ट जो टाइप मैं आपको बताना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे व्हेन ऑल और सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैट्यूटरी। मतलब कि अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जहां पे सारी कंडीशंस आपको स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी होती है, कि जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है दैट दोज आर स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसका लूज एग्जांपल मैं बोलूं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली दैट, बट फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको जो अपनी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज फुलफिल करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट के टूवर्ड्स, या सेल्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के टूवर्ड्स, तो दीज आर स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आप ये उठ के कल को नहीं बोल सकते कि भाई मैंने इनकम अर्न की, उसके ऊपर जो मुझे टैक्स भरना है, तो मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई थोड़ी ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई इतने परसेंट पे मैं टैक्स भरूंगा या इस रेट पे टैक्स भरूंगा, तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते इनकम टैक्स भरने को। तो नो, इट इज अ स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मैं बहुत लूजली समझा रहा हूँ, क्लियर कट बोल रहा हूँ, बिकॉज इनकम टैक्स लॉ इज गवर्न्ड बाय अनदर एक्ट ऑल टुगेदर। बट आप कल को ये डिफेंड नहीं ले सकते हो कि भाई देयर वाज नो एग्रीमेंट, व्हाई शुड आई पे टैक्स, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। इसके बाद एक मैं नेक्स्ट रिफ्रेशर, छोटा सा 3-4 मिनट का एक रिफ्रेशर वीडियो बना दूंगा जो आपको एग्जाम में रिवाइज करने में काम आएगा। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो टू गिव अ क्विक रिफ्रेशर टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां तक अभी तक हमने जहां तक पढ़ा है।